Good morning, students. Today is our last class of income tax. Hope all of you are doing good. एग्जाम की प्रिपरेशन सब कर रहे हैं. वैसे तो आपके एग्जाम सब पोस्टपोन हो गए हैं, आप सबको नोटिस मिल ही गया होगा. चलिए आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सीख रहे हैं हम. क्वेश्चन जो है इसका मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर लिया था. उसका सॉल्यूशन आज डिस्कस करेंगे और ई फाइलिंग का पार्ट आज डिस्कस करेंगे. देखिए, केस स्टडी 2 थी ये वीके सिंघानिया बुक से. श्रीनाथ एस मखीजा पर्सन पर बेस्ड है ये. एज आई डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, इस क्वेश्चन में आपका बेसिक सैलरी अलाउंसेस दे रखी थी. आपको याद होगा इसमें बेसिक सैलरी दे रखी थी, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रखी थी, इसके अंदर सर्वेंट अलाउंस दे रखी थी, इसमें ड्राइवर अलाउंस दे रखी थी. तो जितनी बेसिक सैलरी और अलाउंसेस थी उनको हमने जोड़ के वैल्यू टोटल यहाँ लिख दी. परक्विजिट्स की वैल्यू, परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है बच्चे? फैसिलिटीज. अब फैसिलिटीज में क्या कौन कौन सी फैसिलिटीज आ सकती हैं? मेडिकल फैसिलिटी आ सकती है, लीव ट्रैवल कंसेशन आ जाएगा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज आती हैं. हमारे क्वेश्चन में मेडिकल रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर दे रखा था और लीव ट्रैवल कंसेशन दे रखा था. दोनों परक्विजिट्स को ऐड करके उनकी टोटल वैल्यू यहाँ लिख दी हमने. नेक्स्ट होता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, वो यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा. तो टोटल हमारा ग्रॉस सैलरी आ गया इन दोनों को मिला के ये अमाउंट. उसके बाद हमने सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट अलाउंसेस को माइनस किया. जो भी एग्जेम्प्ट अलाउंसेस की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे माइनस करी. ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के टाइम पे मेंशन था कि 1500 रुपए एग्जेम्प्ट. ऐसे ही और अलाउंसेस में मेंशन कर रखा था कि ये अमाउंट एग्जेम्प्ट है, ये अमाउंट एग्जेम्प्ट है. तो वो सब आपने माइनस कर देनी है. बच्ची कुछ जो सैलरी आएगी उसको हम कहेंगे नेट सैलरी. फिर आपका सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A में लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन. आपको पता है स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है? जितनी अभी तक निकल के आई हुई सैलरी है उसको और 50,000 को आप कंपेयर करते हो और जो छोटा अमाउंट होता है उसको माइनस करते हो. तो वो हमने माइनस कर दिया. इस अमाउंट में से अगर 50,000 माइनस करेंगे तो बच्ची कुछ कितनी आई? इतनी आई आपकी. नेक्स्ट कहता है ये हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 22 टू 27. देखो बच्चे, सबसे पहले अब आप ना बेसिक बात समझिएगा. हमें क्या करना है? इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है. उससे पहले इनकम टैक्स निकालने का कैलकुलेशन का तरीका जानना है. तो हमारे को पहला तरीका होता है कि आप पहले सैलरीज की अमाउंट कैलकुलेट करोगे कि सैलरी से आपने कितनी इनकम कमाई. फिर आप हाउस प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करोगे कितनी इनकम कमाई. फिर आप कैपिटल गेन से कैलकुलेट करोगे कितनी इनकम कमाई. फिर हम आप अदर सोर्सेज से कैलकुलेट करोगे कितनी इनकम कमाई. अदर सोर्सेज लाइक अगर सेविंग बैंक अकाउंट है उस पर कितना इंटरेस्ट आ रहा है, एफडी पे कितना इंटरेस्ट आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. फिर आप जैसे हमने कहते हैं ना, हमारे तो 5 सोर्सेज होते हैं. सैलरी एक सोर्स होता है, एक हेड हाउस प्रॉपर्टी होता है, एक होता है आपका पीजीबीपी जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो यहाँ पे दे नहीं रखा. एक होता है कैपिटल गेन, एक होता है अदर सोर्सेज. आप इन सबसे कैलकुलेशन करते हो कि इन सारे सोर्सेज से इंडिविजुअली हमने कितना कमाया कितना कमाया कितना कमाया. ठीक है. फिर हम लास्ट में इन सबको टोटल कर देते हैं. हम कह देते हैं ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है. ग्रॉस टोटल इनकम में से हम डिडक्शंस माइनस करते हैं अंडर चैप्टर 6A. याद रखिएगा ये चैप्टर 6A के अंदर हम डिडक्शंस माइनस करते हैं. 80C की डिडक्शन दे रखी है हमारे क्वेश्चन में, 80CCD सबसेक्शन 1B की दे रखी है, 80D की, 80TTA की दे रखी है. वो सब माइनस करके हमारी आती है टोटल इनकम. जो हमारी टोटल इनकम आती है बच्चे, हम टोटल इनकम निकालने के बाद टैक्स ऑन टोटल इनकम भी निकालते हैं. ठीक है. टैक्स ऑन टोटल इनकम कैलकुलेट करना आपको मैंने बताया ही था पिछली क्लास में. फिर हम अगर रिबेट लग रही होती है तो लगा देते हैं. इस केस में नहीं लग रही थी. फिर उसके बाद बच्चे अगर सरचार्ज हमारा 10, 15, 25, 37% में से कोई सा भी लगना है तो वो लगा देंगे. सरचार्ज आपका कब लगता है? जब 50 लाख से ज्यादा है इनकम आपकी. तो अब हम वो चेक कर लेंगे उस केस में हमारा सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा. और फिर जो हमारा टैक्स प्लस सरचार्ज आता है उस पर हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाते हैं 4% का, वो यहाँ पर. फिर टोटल टैक्स पेबल वो यहाँ पे लिखेंगे. फिर हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B एंड 234C. तो ये हम एकेडमिक पर्पस के लिए जब पढ़ते हैं तो इसको हम इग्नोर करते हैं.
अब इसके बाद हम लेट फीस ऐड करते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम टोटल टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल यहाँ पर लिखते हैं, और उसके बाद हम टैक्स पेड जितना ऑलरेडी अब तक पे कर चुके हैं वो लिख देते हैं। जैसे कि एडवांस टैक्स इतना पे किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स इतना पे किया है, वो सब हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि कितना पे किया है। एडवांस टैक्स 98,000 पे किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स कितना पे हुआ है, 2,95,000 पे हुआ है। तो ऐसे करके हम ये सब लिख देते हैं यहाँ पे, और फिर लास्ट में टैक्स पेबल एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट को यहाँ पे लिख देते हैं। देखो बच्चे, टोटल टैक्स जो पे करना था वो इतना था, ऑलरेडी जो पेड है वो इतना है, उन दोनों को माइनस करके जो बचा कुचा होता है वो हम ये लिख देते हैं कि ये टैक्स पेबल है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, और जो अमाउंट आती है उसको हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं अंडर सेक्शन 288B। ठीक है, तो बच्चे ये इसका तरीका होता है। तो मैं आपको एक एक करके सारी अमाउंट्स बता रही हूँ, एंड आई थिंक इफ सम ऑफ यू हैव न्यूली ज्वाइंड, तो आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन को भी एक बार मतलब दोबारा बता दूं तो वो जरूरी रहेगा। एक बार मैं क्वेश्चन वाला भी आपको अभी शेयरिंग ट्रे बंद कर रही हूँ, स्टॉप शेयरिंग करके रीशेयर आपको पहले क्वेश्चन करती हूँ। बच्चे अभी मतलब इतनी जल्दबाजी में ढूंढने में मुझे वो पीडीएफ नजर नहीं आ रही, बट मैंने आपसे जैसे क्लास में डिस्कस करी थी, मैं उसकी वैल्यूज आपको यहाँ पे बताती जा रही हूँ। आई हैव एज्यूम्ड कि आप लोगों ने उसको ध्यान से सुना, तो अब यहाँ पे कंटिन्यूएशन में यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिक सैलरी और अलाउंसेस जितनी दे रखी थी आपने उन सबको जोड़ के, अब सैलरीज में ना सेक्शन कहाँ से कहाँ तक होते हैं बच्चे, 15 से 17 तक होते हैं। तो हमने सेक्शन 17(1), 17(2), 17(3) पहले इन सब तीनों को लिख देते हैं, इन तीनों का हम ग्रॉस सैलरी निकालते हैं। उसके बाद सेक्शन 10 में हमारी एग्जेम्प्ट अलाउंसेस दे रखी होती है, उनकी वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने बच्चे क्या किया, इन तीनों अमाउंट्स को ऐड करना है हमारे को। बेसिक सैलरी और अलाउंसेस कुल मिला के वैल्यू इतनी थी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स मेडिकल और लीव वाली मिलाकर इतनी थी, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी दे ही नहीं रखा था, तो हमारा ग्रॉस सैलरी आ गया ये कुल मिला के। इसमें से हमने एग्जेम्प्ट अलाउंसेस को माइनस किया, एग्जेम्प्ट अलाउंसेस के हमारे क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन थी, उनको माइनस करने के बाद हमारी नेट सैलरी आई इतनी। इसमें से हमने बच्चे डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शंस माइनस कर दिए 50,000 की, बच्ची कुची हमारी इतनी आई, ये हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी है। अब बच्चे आते हैं हाउस प्रॉपर्टी पे। हाउस प्रॉपर्टी आपका दे रखा होता है सेक्शन 22 से लेके 27 सेक्शन के अंडर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, खुद उसने ऑक्यूपाई कर रखा है। अब आपको मैंने जब भी हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, जो प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है ना बच्चे, उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमेशा निल होती है, और उसकी नेट एनुअल वैल्यू भी हमेशा निल होती है। उसमें म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस करना अलाउ नहीं होता। तो यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसको इन्होंने एनुअल वैल्यू लिख रखा है, वो निल आ गई। म्यूनिसिपल टैक्सेस पे तो हुए होंगे, जो प्रॉपर्टी आपने किराए पर नहीं चढ़ाई, सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उस पे आपने म्यूनिसिपल टैक्सेस पे तो करे होंगे, बट माइनस करना अलाउड नहीं है। तो बचा कुचा जो आया नेट एनुअल वैल्यू, जो यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा कि ये नेट एनुअल वैल्यू की वैल्यू निल लिखी है इन्होंने, ये निल आ गई एनएवी आपकी नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से हमारे को सेक्शन 24A और 24B के दो डिडक्शन माइनस करने अलाउड होते हैं बच्चे। 24A का डिडक्शन कौन सा होता है, 30% ऑफ एनएवी, ये आपको पढ़ा रखा है हाउस प्रॉपर्टी में सब कुछ। तो 30% ऑफ एनएवी आपका माइनस करना तब अलाउड होता है जब एनएवी की वैल्यू कुछ हो। अब यहाँ पर तो एनएवी सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में तो एनएवी की वैल्यू निल होती है, तो इसलिए 24A का डिडक्शन करना अलाउड नहीं होता, तो फिर फर्दर एक और ये माइनस अलाउड नहीं है। फिर आता है 24B का डिडक्शन, वो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। वो बच्चे इस क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा था कि वो कुछ 4,95,000 के आसपास की कुछ वैल्यू दे रखी थी, जो कि यहाँ से हमें माइनस करना था, बट हम वो वैल्यू माइनस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 2 लाख ही माइनस करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चे सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में लिमिट लगा रखी है कि आप मैक्सिमम कितना माइनस कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, वो है 2 लाख, तो यहाँ पे 2 लाख माइनस करेंगे। फिर कहता है कैपिटल गेन का क्वेश्चन में कोई जिक्र ही नहीं है, तो कैपिटल गेन की वैल्यू निल हो गई, यहाँ पे हमने खाली छोड़ दिया। पीजीबीपी की जो इनकम है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसका भी क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं है। तो फिर हम आते हैं अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस
सेक्शन 56 से 59 के बीच में गिवन है। हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है 18,400 का, हमने लिख दिया। हमारे क्वेश्चन में ये भी दे रखा था कि पंजाब नेशनल बैंक में एफडी कराई थी श्रीनाथ एस मखीजा ने, और वहां से इनको इंटरेस्ट आ रहा था एफडी पे, और इंटरेस्ट आ रहा था 27 लाख रुपए का पूरे साल में। बट ये टीडीएस काटने के बाद की अमाउंट थी 27 लाख। टीडीएस 10% काट के दिया था पंजाब नेशनल बैंक ने इंटरेस्ट 27 लाख का। अब टीडीएस 10% काट के दिया है तो मतलब बच्ची कुछ 90%, 90% अमाउंट 27 लाख के इक्वल है। तो हमारे को फुल अमाउंट निकालनी है कि एक्चुअली विदाउट कटिंग टैक्स कितनी अमाउंट रही होगी। तो हम कहेंगे 27 लाख 90% के इक्वल है। तो 27 लाख को 90% से डिवाइड कर दो तो जो वैल्यू आएगी 30 लाख आएगी। वो आपकी ग्रॉस अमाउंट है कि अगर टैक्स नहीं कटता तो आपको एफडी पे इंटरेस्ट कितना मिलता, 30 लाख। तो जब हम यहाँ पर कंप्यूटेशन करके दिखा रहे हैं तो यहाँ पर हम ग्रॉस अमाउंट लेंगे, टैक्स कटने के बाद की अमाउंट नहीं लेंगे, टैक्स कटने से पहले जो ग्रॉस अमाउंट थी वो लेंगे। तो यहाँ पे हमने 30 लाख लिख दिया कि एफडी से इंटरेस्ट आया 30 लाख। तो 30 लाख इंटरेस्ट आया प्लस 18,400 सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आया, दोनों को ऐड करके हमने कहा 30 लाख 18,400 हमारा टोटल अदर सोर्सेज से इनकम हो गई। अब हमारी सैलरी से इतनी इनकम हुई थी, हाउस प्रॉपर्टी से इतनी और अदर सोर्सेज से इतनी, तीनों इनकम्स को ऐड किया तो हमने कहा हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आई, इतनी आई आपकी 77,17,400। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में से कहीं पर भी हमारे क्वेश्चन में सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड ये सब गिवन नहीं था, क्लबिंग ऑफ इनकम का कोई प्रोविजन लग नहीं रहा था। तो हम आ गए डिडक्शंस पर। डिडक्शंस हमारी चैप्टर 6A के अंडर हम पढ़ेंगे। अब इसमें 80C की डिडक्शन क्वेश्चन में दे रखी थी 1.5 लाख की, तो हमने 1,50,000 यहाँ पे लगा दिया। 80CC सबसेक्शन 1B की एनपीएस की दे रखी थी मैक्सिमम लिमिट 50,000, यहाँ पे हमने 50,000 लगा दिया। मेडिक्लेम की 80D का सेक्शन की दे रखी थी 28,000, बट जो मैक्सिमम लिमिट है वो 25,000 है। तो हम यहाँ पे 28,000 को काटकर, हमने मेडिकल इंश्योरेंस से पढ़ा था डिडक्शंस में 80D की, तो आप याद कीजिए हमने 25,000 की लिमिट पड़ी थी, तो हम 28,000 को काट के यहाँ पे 25,000 ले लिया सिस्टम ने हमारा। फिर सेक्शन 80TTA, ये डिडक्शन अलग से क्वेश्चन में मेंशन नहीं थी, बट क्वेश्चन में मेंशन था कि सेविंग बैंक के अकाउंट पर इंटरेस्ट आता है हमारे को। इंटरेस्ट कितना आता है इसमें बता रखा था, अदर सोर्सेज में 18,400 आता है सेविंग बैंक इंटरेस्ट। जब भी आपको क्वेश्चन में सेविंग बैंक इंटरेस्ट आता है तो आपको याद रखना है कि 80TTA की डिडक्शन मिल जाएगी पूरे साल में 10,000 की। तो यहाँ पर 10,000 की डिडक्शन मिल गई। इंटरेस्ट कितना आ रहा था 18,400, बट डिडक्शन कितनी मिली 10,000 की पूरे साल में। तो इन सारी अमाउंट्स को ऐड कर दिया डिडक्शन की, तो डिडक्शन की टोटल अमाउंट आई इतनी, कितनी 1,50,000 प्लस 50,000 2 लाख, 2 लाख प्लस 25,000 2,25,000 प्लस 10,000 2,35,000, ये डिडक्शन की अमाउंट आई। मतलब ये ब्रैकेट में लगाई हुई है एक तरीके से, माइनस करना है इस अमाउंट में से। तो जब हमने इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस किया तो हमारी बची कुची कितनी आई, इतनी आई 74,82,400। ये हमारी टोटल इनकम आई राउंड ऑफ करने के बाद अंडर सेक्शन 288A। अब हमारे को इस इनकम पर टैक्स निकालना है बच्चे। तो अब पहली बात तो आप ये देख लो कि ये इनकम 50 लाख से ज्यादा है। जब 50 लाख से ज्यादा इनकम होती है तो उस पे हम क्या लगाते हैं बच्चे, सरचार्ज लगाते हैं। और सरचार्ज कितने परसेंट वाला लगेगा, 10% वाला, 15% वाला, 25% वाला या 37% वाला। तो आप कहोगे कि मैम हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि जब 50 लाख तो क्रॉस कर रही हो आपकी इनकम, बट 1 करोड़ क्रॉस नहीं कर रही हो, अप टू 1 करोड़ हो, तो 10% लगता है। तो इस केस में हम 10% लगाएंगे। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। प्लस हमारा ये जो केस था इसके अंदर हमने जब मैंने आपको स्लैब रेट्स बताए थे, और स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग जब हमने टैक्स कैलकुलेट किया इस इनकम पर तो हमारा टैक्स निकल के आया 20,57,220। और हमने देखा कि क्योंकि इसकी इनकम 5 लाख से कम नहीं है तो इसको रिबेट 87A की नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। तो बचा कुचा जो इस
का निकल के आया, वो निकल के आया इतना कि टैक्स इतना था, टैक्स के ऊपर सरचार्ज 10% लगाया। अब टैक्स हमारा अमाउंट इतना है, टैक्स के ऊपर 10% सरचार्ज लगेगा, तो इस अमाउंट का 10% कितना निकल के आया, इतना निकल के आया। कितना निकल के आया बच्चे, 2,05,722, ये सरचार्ज अमाउंट है। तो टैक्स प्लस सरचार्ज अमाउंट कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चे, 22,62,942। अब टैक्स प्लस सरचार्ज की जो अमाउंट आई है उस पर हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे 4% का। इस पे हमने 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया, ये आ गया अमाउंट हमारा। टोटल अमाउंट हमारा टैक्स प्लस सरचार्ज वाले अमाउंट पर जब हमने 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया तो ये आया। इन दोनों को ऐड करके हमारा टोटल टैक्स पेबल कितना आया, इतना आया। मीन्स 22,62,942 प्लस 90,518 हमारा कितना आता है टोटल टैक्स पेबल, 23,53,460। अब कहते हैं इसमें ऐड कर दो कोई भी इंटरेस्ट अगर अंडर सेक्शन 234A, 234B एंड 234C अगर पेबल है। तो कहते हैं हम जब एकेडमिक पर्पज से, पढ़ाई के पर्पज से जब पढ़ते हैं ना, तो इस इंटरेस्ट को हमें इग्नोर करना होता है, तो यहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं लिखेंगे। कहते हैं कोई लेट फीस है ना अंडर सेक्शन 234F, तो वो यहाँ पर लिख दो। और फिर कहते हैं अब बताओ टोटल टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल कितना है, तो कहते हैं जितना यहाँ पे था उतना ही है। अब कहते हैं बताओ टैक्स ऑलरेडी अब तक कुछ पे कर दिया है क्या। बच्चे हमारे सिलेबस में एडवांस टैक्स नहीं है। आपके इनकम टैक्स जितना हमने अभी आपको पढ़ाया है उसमें एडवांस टैक्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट एडवांस टैक्स क्या होता है बच्चे कि अगर कुछ मतलब वेरी शॉर्ट प्रिसाइजली इन अ वन सेंटेंस इफ आई से कि मतलब जब आप एसेस कर लेते हो कि आपका पूरे साल में इतना टैक्स भरेगा, तो आप अपना क्वार्टरली एडवांस टैक्स जमा कराते रहते हो गवर्नमेंट को कि हम इन 3 महीने में हमने ये कमाया है और इस पे हमारा इतना टैक्स बनता है, तो हम आपको इतना टैक्स एडवांस में, मतलब वैसे तो टैक्स कब जमा कराना होता है, असेसमेंट ईयर में। प्रीवियस ईयर में आप पैसा कमाते हो और एडवांस और प्रीवियस ईयर में पैसा कमाते हो और उस पर टैक्स कब भरते हो, असेसमेंट ईयर में। बट अगर आप प्रीवियस ईयर में ही एसेस कर लो कि मैंने इन 3 महीने में ये इनकम कमा ली, तो हर क्वार्टर में आप जो 3 महीने की इनकम आपने कमा ली उस पर अगर आप टैक्स एडवांस में पे करते रहो तो उसे कह देते हैं एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 210 कहते हैं 9 अक्टूबर 2019 को इसने पे कर दिया था 98,000 का। ठीक है, तो अब इतना इसको टोटल टैक्स जो फाइनली जो पे करना था उसमें से इसको कम पे करना होगा। फिर नेक्स्ट कहता है इसने 30 अप्रैल 2020 को यानी कि असेसमेंट ईयर में सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया था अंडर सेक्शन 140A। कितना बच्चे, 2,95,000। फिर कहता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी था, मतलब ये तो दो चीजें वो थी जो इसने खुद पे करी थी। उसके अलावा भी ऐसा टैक्स था जो मतलब इंप्लॉयर ने या पंजाब नेशनल बैंक ने पे कर दिया था। कौन सा था, कहता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 192। इंप्लॉयर ने क्या पे किया था, इंप्लॉयर ने जब इसको सैलरी पे करी थी उसमें से उसने जो उसका टैक्स बनता था टीडीएस काट के फिर बच्ची कुछ ही सैलरी इसको पे करी थी। तो कितना टीडीएस एम्प्लॉयर ने काटा था, इतना। बैंक ने जब 30 लाख का उसका एफडी पे इंटरेस्ट बना था तो पंजाब नेशनल बैंक ने उस पर टीडीएस लगाया था 10% का और 27 लाख इसके अकाउंट में डाले थे। तो 3 लाख रुपए उसने काट लिया था टीडीएस पंजाब नेशनल बैंक ने और गवर्नमेंट को जमा करा दिया था। तो कितना टीडीएस काटा था, 3 लाख। तो 3 लाख टीडीएस बैंक ने। तो कुल मिला के गवर्नमेंट के पास इस पर्सन श्रीनाथ मखीजा ने एडवांस टैक्स इतना जमा करा दिया, इसने सेल्फ असेसमेंट टैक्स इतना जमा करा दिया और एम्प्लॉयर और पीएनबी ने इतना इतना टीडीएस इसके बिहाफ पे काट के जमा करा दिया। तो इतना टैक्स टोटल 98,000 प्लस 2,95,000 प्लस 12,50,970 प्लस 3 लाख, इतना तो टैक्स गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है। इनको जब हमने ऐड किया तो हमारा आया 19,43,970। इतना टैक्स बच्चे गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। देना हमें कितना टैक्स था, इतना 23,53,460। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है बच्चे। तो जब हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो हम कहते हैं कि इस 23,53,460 में से अगर हम 19,43,970 को माइनस कर दें तो बच्चा कुछ आता है 4,09,490।
तो ये जो 4,09,490 की अमाउंट है, ये हमारी राउंड ऑफ करके आई है अंडर सेक्शन 288B। ये हमारा टैक्स पेबल है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब इतना टैक्स हमें और पे करना है इस असेसमेंट ईयर में। ठीक है बच्चे, अब इसी की कैलकुलेशन हम देखेंगे एक्सेल शीट्स पे कैसे होती है। वेट कीजिए। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आप, जैसे आप गूगल पे जाएंगे, वहां पे टाइप करेंगे इनकम टैक्स की ई फाइलिंग की वेबसाइट, जब वो आ जाएगी तो वहां पे आप क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे रिटर्न का प्रिपरेशन का सॉफ्टवेयर पे आप क्लिक करेंगे। लिंक्स आ रहे होते हैं छोटे छोटे, तो रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आएगी। वहां पर आप इनकम टैक्स रिटर्न 2 सिलेक्ट करेंगे। ITR 2 आपके सिलेबस में ITR 2 है। ठीक है बच्चे, तो ITR 2 जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ITR 2 के अंदर आपके पास दो ऑप्शन आ रही होगी। एक आ रही होगी आपके पास एक्सेल यूटिलिटी की और एक जावा यूटिलिटी की। तो आपको एक्सेल यूटिलिटी वाला सिलेक्ट करना है और उसको डाउनलोड करना है। मैंने डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड करने के बाद मैंने ओपन करा है, तो मेरे पास डाउनलोड कर ओपन करने के बाद ये इस तरीके से दिखा रहा है। इसमें देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड सो ऑन। कब तक है? 28 शीट्स हैं जो आपको भरनी है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। तो ये शीट्स कैसे होती हैं? ये देखो, सबसे पहली होती है होम, फिर पार्ट ए जनरल, फिर सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर कैपिटल गेन, फिर शेड्यूल 112A, फिर शेड्यूल 115AD1 समथिंग, फिर अदर सोर्सेज, फिर इस तरीके से देख रहे हैं आप। पार्ट ए जनरल, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, जो जो यहाँ पे दे रखा है वो यहाँ पर नीचे भी दे रखा है टैब्स में। होम, पार्ट ए जनरल, सैलरी, ये ऑर्डर है इनका। इसी ऑर्डर से हमारे को फिल करते जाना है और लास्ट तक चलते जाना है। तो चलिए, जैसे हमारे को ये सबसे पहले यहाँ पर दे रखा होगा, हम उसके बाद सबसे पहले हम जाते हैं, ये हमारी होम टैब है। ठीक है बच्चे, हमने होम टैब पे क्लिक किया था तो हमारा ऐसा आया था। अब हम मैम अब ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ। सब कुछ ठीक है? हाँ बिल्कुल। ओके, थैंक यू। ओके। तो नेक्स्ट बच्चे, पार्ट ए जनरल। अब पार्ट ए जनरल पे हम जा रहे हैं। हमारे को इसमें जनरल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। श्रीनाथ एस मखीजा। अब ये पर्सन हमारा क्वेश्चन में गिवन था कि इसका नाम है श्रीनाथ एस मखीजा, तो हमने फर्स्ट नेम। एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चे, जहां जहां पे ये रेड बॉक्सेस है ना, ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखना? क्योंकि फ्यूचर में हमारे को काम आएगी। हम अपने पैसे कमाएंगे तो हम टैक्स भरेंगे गवर्नमेंट को, तो हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स भरेंगे। तो हमारे को बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट इनकम टैक्स रिटर्न भरना आना चाहिए, इसलिए हम सीख रहे हैं। अब जहां जहां पे रेड बॉक्सेस है वहां पे इंफॉर्मेशन फिल करना मैंडेटरी है। जब तक आप नहीं भरोगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो फर्स्ट नेम हमने डाल दिया श्रीनाथ है इसका, मिडिल नेम इसका एस डॉट है, लास्ट नेम इस बंदे का मखीजा है, हमने डाल दिया। इसका पैन कार्ड क्वेश्चन में दे रखा था, पैन नंबर हमने ये भी डाल दिया, ये मैंडेटरी था डालना। इसका फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर, मतलब इसके एड्रेस का ये वाला पार्ट हमने लिख दिया क्वेश्चन से देख के। फिर इसका नेम ऑफ द प्रीमाइसेस बिल्डिंग, जतिन कॉम्प्लेक्स में रहता था ये, वो भी हमने क्वेश्चन से देख के लिख दिया। स्टेटस क्या था? अब बच्चे ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये मैं भरी भराई इनकम टैक्स रिटर्न ली है, और इस क्वेश्चन के बेस पर ये मैं आपको वैल्यूज भर भर के भी दिखा सकती थी, बट क्योंकि हमारी ये SOL की 1 आवर की क्लास है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैं भरी भराई में आपको दिखा रही हूँ कि भरने के बाद ये ऐसी दिखती है। भरते वक्त क्या क्या चीजें हमने ध्यान रखी वो आपसे डिस्कस कर रही हूँ। जब स्टेटस पे आए थे ना कि स्टेटस क्या है इस पर्सन का, तो स्टेटस पे हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया था। इसमें पूछा था ये कि ये इंडिविजुअल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो ये इंडिविजुअल था इसलिए हमने इस पे इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है बच्चे, आगे ये उसका रोड, स्ट्रीट, पोस्ट ऑफिस एड्रेस पूछ रहा है, एरिया लोकेलिटी पूछ रहा है, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। हमने सारी क्वेश्चन से देख देख के लिख दी। स्टेट महाराष्ट्र में रहता है ये, हमने देख कर लिख दी। कंट्री इंडिया में, कंट्री अपने आप आ जाएगा, स्टेट डाल दी, आपका पिन कोड आपका आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर ये हमारा जिप कोड आप खाली छोड़ सकते हो, ग्रे बॉक्स में है तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं लेगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस, ये आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, वहां से आप ईमेल एड्रेस देख के डाल दोगे। ये डालना जरूरी था क्योंकि रेड में था।
फिर मोबाइल नंबर क्वेश्चन से देख के हम डाल देंगे, मैंडेटरी है डालना क्योंकि रेड में है। फिर ये सारे रेड में नहीं है, इनको हमने छोड़ दिया। आगे हम आए आधार नंबर पे, आधार नंबर भरना मैंडेटरी नहीं है क्योंकि रेड में नहीं है, छोड़ दिया। नेक्स्ट कहता है ये कि फील्ड अंडर सेक्शन, ये जो आप रिटर्न भर रहे हो ये कौन से सेक्शन के अंडर भर रहे हो? मतलब एक तो होता है आप ड्यू डेट वाले दिन या ड्यू डेट से पहले इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो। जैसे जनरली हमारी ड्यू डेट क्या होती है? 31 जुलाई। तो कह रहा है या तो आप 31 जुलाई वाले दिन या उससे पहले भर रहे हो, या फिर आप लेट भर रहे हो इसको। तो यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस देता है, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। जब हम ये रिटर्न भर रहे थे स्टार्टिंग में, तो हमने यहाँ पे देखा कि क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। तो इसने कहा सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 होगा अगर आप ऑन या फिर बिफोर ड्यू डेट भर रहे हो, जब मतलब कि टाइम से भर रहे हो, या आफ्टर ड्यू डेट भर रहे हो तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 4, या रिवाइज रिटर्न भर रहे हो अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, या मॉडिफाइड रिटर्न भर रहे हो इस सेक्शन के अंडर, या आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले भर रहे हो। तो हमने देखा हम तो भाई ऑन और बिफोर ड्यू डेट भर रहे हैं, ये लिखा भी हुआ था हमारे क्वेश्चन में, तो हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। आगे बच्चे ये पूछता है आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन। अब ये देखो ये वाला बच्चे पार्ट हमारा कंपल्सरी नहीं है। फिर भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर ऑप्शंस आते हैं यस और नो के भरने के, कि क्या आप इस प्रोविजन के अंदर भर रहे हो। फिर ये ग्रे वाले बॉक्सेस आपको अभी कुछ नहीं भरने क्योंकि ये इसमें इंफॉर्मेशन लेगा ही नहीं। फिर आ जाता है यहाँ पे जो हमारे लिए मैंडेटरी है, रेड में आ गया मतलब हमें भरना है। कहते हैं आर यू गवर्न्ड बाय पोर्चुगीज सिविल कोड एज पर सेक्शन 5A, इफ यस प्लीज फिल शेड्यूल 5A। हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो हमने यहाँ पे लिया नो। अब हमारे को नो के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करना था, हमारे को ऑप्शन दिया गया था यस और नो में, हमने नो को सिलेक्ट किया। आगे पूछता है रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। हमें पता था ये आदमी इंडिविजुअल है, अब इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो सकता है? हमें पढ़ रखा है अपने रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में कि या तो ये रेजिडेंट हो सकता है या ये नॉन रेजिडेंट हो सकता है। अगर रेजिडेंट होगा तो ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है। तो देखिए इसका स्टेटस क्या है। इसका स्टेटस हमने भरा है कि ये रेजिडेंट है, मतलब ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, ये नॉन रेजिडेंट भी नहीं है, तो इसका मतलब ये रेजिडेंट है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि ये 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है कहते हैं कंडीशंस फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस। ये हमारे को नहीं कुछ भरना, यहाँ पे ये लिखा आ ही रहा है। जहां ग्रे बॉक्सेस है वहां हमें कुछ नहीं भरना, यहाँ पे भी ग्रे बॉक्सेस है, कुछ नहीं भरना। अब यहाँ पर ये रेड है, यहाँ पे हमें भरना है। ये कहते हैं वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, इफ यस प्लीज फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जैसे कि अब आप बड़े हो जाओगे, आप इनकम कमाओगे, आप अपनी रिटर्न खुद भी भर सकते हो और चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी भरवा सकते हो, राइट बच्चे? तो अगर ये रिटर्न आप खुद भरोगे तो आप लिखोगे कि नो, कोई मेरा रिप्रेजेंटेटिव एसएससी इसको नहीं भर रहा। बट अगर आप ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से भरवाओगे तो यहाँ पे यस आ जाएगा, और चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना नेम, अपनी कैपेसिटी, अपना एड्रेस, अपना पैन नंबर, अपना आधार नंबर सब मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर ये आगे यहाँ पे ग्रे बॉक्सेस हैं, ये मैंडेटरी इंफॉर्मेशन हमारे लिए नहीं है। ठीक है बच्चे, तो आगे हमारा ये पेज खत्म होता है। पार्ट ए जनरल, जो जनरल इंफॉर्मेशन इसने मांगनी थी हमने भर दी। फिर अब हम यहाँ पे जाएंगे वैलिडेट। हर बार जब भी हम कोई पेज भरेंगे उसके बाद हम वैलिडेट का ऑप्शन क्लिक करेंगे, मतलब ये हम हमने इंफॉर्मेशन सेव करके हम नेक्स्ट वाले पेज पर जा रहे हैं, तो हमने वैलिडेट क्लिक किया। अब मेरे क्वेश्चन यहाँ पर इसने ये लिखा हुआ आ गया क्योंकि ऑलरेडी ये भरी हुई रिटर्न है, अदरवाइज ये वैलिडेट पे क्लिक हो जाता। ठीक है बच्चे, अब हम जाएंगे नेक्स्ट पे। वैलिडेट पे क्लिक होने के बाद ये जनरल वाला भर दिया है हमने, अब हम सैलरी पे जाएंगे। नीचे के टैब्स देखते जाइएगा, नीचे के टैब्स पे चेंजेस आएंगे। अब सैलरी पे आ गए हम। सैलरी में इसने बोला सबसे पहले कि तुम्हारे एम्प्लॉयर का क्या नाम है बताना जरूरी है, तो हमने लिखा क्वेश्चन में से देख के कि कृष्णा केमिकल्स पी लिमिटेड। फिर एड्रेस क्या है एम्प्लॉयर का वो भी हमने क्वेश्चन से देख के डाल दिया। फिर स्टेट क्या है एड्रेस में हमने वो भी डाल दी। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयर क्या है वो हमने
सिलेक्ट करना है। क्या है कि आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हो आप, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर है, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एम्प्लॉयर है, पेंशनर है या अदर है। तो हमारा ये क्वेश्चन में देख के हमें पता चला था प्राइवेट है, तो इसलिए हमने अदर सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। टाउन सिटी इसने मुंबई लिख दी यहाँ पे। अब फिर ये आगे पूछता है टैन नंबर क्या है एम्प्लॉयर का। तो टैन नंबर हमारे क्वेश्चन में गिवन था, हमने यहाँ पे फिल कर दिया। पिन कोड हमारे क्वेश्चन में गिवन था, हमने फिल कर दिया। अब जो जिप कोड है बच्चे, ऑल्दो यहाँ पे रेड है बट यहाँ पे हमें फिल नहीं करना। जिप कोड नहीं दे रखा तो हमें कोई फिल नहीं करना है। ग्रे हो रखा है, इसका मतलब हमारे को यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं फिल करनी। अब आगे बच्चे कहता है सबसे पहले ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करो। ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के लिए इसने बोला कि सबसे पहले बेसिक सैलरी की अमाउंट डालो। जब हमारा क्वेश्चन हमारे पास आया था तो हमारे क्वेश्चन में बेसिक सैलरी की हमारे को अमाउंट दे रखी थी 48 लाख रुपीज, हमने वो डाल दी। फिर हमारी हाउस रेंट अलाउंस दे रखा था क्वेश्चन में 36,000 का, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी इसको मिला था 1500 रुपए का, वो भी हमने डाल दिया। अच्छा, इसको और मिला था लीव इनकैशमेंट, तो लीव इनकैशमेंट भी हमने 12,000 की डाल दी। और इसको क्या मिला था बच्चे, अदर अलाउंसेस मिले थे इसको। जो अलाउंसेस बाकी के रह गए थे लाइक ड्राइवर अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस एक्सेट्रा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उन सबको जोड़ के और भी जो अलाउंसेस रह गए थे क्वेश्चन में उन सबको जोड़ के यहाँ पे इसकी ये वैल्यू आ गई अलाउंसेस की। कितनी आ गई, 1,02,000। तो ये बच्चे हमारी ग्रॉस सैलरी में हम ये सब ऐड करेंगे। अगर ये और भी कुछ होता, इसमें कोई और एंट्री आनी होती, 6 के बाद कोई 7th लाइन भी होती, तो हम यहाँ पे ऐड नेचर पे क्लिक करते और उस पर हमारी एक और रो ऐड हो जाती और उसमें हम वैल्यू डाल देते। अब आता है बच्चे, कहता है कि यहाँ तक तो ये सब चीजें आपने सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) हमने यहाँ पे ऐड करनी थी। 17(1) में हमने जितनी भी ऐड करी उसका कुल मिला के टोटल कितना आ गया, इतना। जो मैं अभी आपको कैलकुलेशन पीडीएफ फाइल में दिखाई थी ना स्टार्टिंग जब करी थी कि कितनी आ रही है हमारी, वो हमारी आ गई 9,51,500। उसका ब्रेकअप ये है कि कैसे कैसे लिया। फिर मैंने आपको बताया था ना ग्रॉस सैलरी हम 17(1) में कैलकुलेट करेंगे, 17(2) में कैलकुलेट करेंगे, 17(3) सेक्शन में कैलकुलेट करेंगे, फिर तीनों को ऐड कर देंगे। 17(1) की कैलकुलेशन करके इतनी वैल्यू आई। अब 17(2) के अंदर बच्चे परक्विजिट्स की वैल्यू ऐड करते हैं। अब इसने इलाज कराया था मेडिकल हॉस्पिटल में, मतलब अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वहां से जो भी उसने इलाज कराया था उस पर जो भी पैसा लगा था उसके बाद इसके एम्प्लॉयर ने, जो कृष्णा केमिकल्स है, उसने रीइंबर्स कर दिया था। रीइंबर्स कितना कर दिया था इसने, रीइंबर्स करके 16,000 रुपए दे दिए थे। तो जो ये 16,000 है ये हमारी परक्विजिट है, तो इसलिए हमने इसको लिखेंगे वैल्यू ऑफ एनी अदर बेनिफिट, एमिनिटी, सर्विस या प्रिविलेज में ये आ जाती है। इसमें हम यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी लिखने की जगह ये ऐसे इस हेड के अंडर लिखते हैं। यहाँ पे लिख दिया 16,000 रुपए। और इसको लीव ट्रैवल कंसेशन मिला था, एलटीसी का जो अमाउंट मिला था इससे 71,000 रुपीज मिला था अपने एम्प्लॉयर से, तो हमने लिख दिया फ्री और कंसेशनल ट्रैवल में ये आएगा, ये भी एक परक्विजिट है, तो ये हमारे 71,000 हमने लिख दी। टोटल मिला के दोनों का कितना आया, 87,000, वो हमने वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स में लिख दिया। फिर कहते हैं प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं हुआ था तो यहाँ पे 0 आ गया। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना आ गया आपका टोटल, ये वैल्यू आ गई आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। अब अभी हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट नहीं हुआ है, अभी हमारे को बहुत सारी चीजें और इसमें मेंशन करनी है, तो वो हम मेंशन करेंगे। कहता है अब टोटल ग्रॉस सैलरी फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयर्स हमारी कितनी आई है, ये वाली यहाँ पे लिख दी कि टोटल सैलरी फ्रॉम, टोटल ग्रॉस सैलरी फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयर्स हमारी इतनी आई है। कहता है अब इसमें से वो अलाउंसेस माइनस करो जो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10। तो कहता है इंश्योर दैट इफ इट इज इंक्लूडेड इन टोटल ग्रॉस सैलरी इन 2 अबव। तो अब जो जो हमारी एग्जेम्प्ट थी वो कौन कौन सी थी, ट्रैवल जो एलटीसी था उसी का लिखा हुआ था कि एम्प्लॉयर से 71,000 मिला बट इनकम टैक्स अथॉरिटी ने 56,000 को एग्जेम्प्ट कर दिया, तो हमने एग्जेम्पशन वाले में लिख दिया। ऐसे ही इसने 32,000 की एग्जेम्पशन में कह रहे हैं अलाउंसेस और बेनिफिट्स नॉट इन नेचर ऑफ पर्पसेस स्पेशली ग्रांटेड एंड इंकर्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट। 32,000 का ये भी
एग्जेम्प्ट हो गया। और ऐसे ही ये कह रहा है 1500 का ये जो हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस था उसको हम इस कैटेगरी में डालेंगे, अलाउंसेस और बेनिफिट्स नॉट इन नेचर ऑफ परक्विजिट स्पेसिफिकली ग्रांटेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट। ये भी हमारा कह रहा है कि यहाँ पर आ गया कि ये हमारा एग्जेम्प्ट था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये हमारा एग्जेम्प्ट था और ये हमारा एग्जेम्प्ट था। ये जो एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए। तो इनका टोटल कितना आया एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस का बच्चे? टोटल इसका यहाँ पर आया 89,500। तो कहता है इतनी तो टोटल ग्रॉस सैलरी आई थी। कितनी आई थी बच्चे? 50,38,500। उसमें से 89,500 आपकी एग्जेम्प्टेड हो गई। तो अब बच्चे नेट कितनी बच गई? ग्रॉस में से एग्जेम्प्ट, मतलब ग्रॉस में से जितना पर टैक्स नहीं लगेगा उसको माइनस कर दो तो बच्चे कुछ पे टैक्स लगेगा। तो ठीक है, नेट सैलरी आ गई हमारी 50,38,500 माइनस 89,500, बच्ची कुछ कितनी आ गई? 49,49,000। अब कहते हैं इस बच्ची कुछ नेट सैलरी में से डिडक्शंस माइनस करो। डिडक्शन सैलरी में से कौन कौन से लगते हैं? 16(1)(a) का, 16(2) का, 16(3) का। स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट और प्रोफेशनल टैक्स का। तो इसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस का तो दे ही नहीं रखा कुछ भी, प्रोफेशनल टैक्स का भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 दे रखी है, वो हमने माइनस कर दी। तो बची कुची हमारी कितनी आ गई बच्चे? बची कुची आ गई हमारी 48,99,000। तो ये हमारी हो गई इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी। ठीक है बच्चे, अब हमने सैलरी की भी कैलकुलेशन कर ली है। अब पहुंचते हैं हम बच्चे हाउस प्रॉपर्टी पे। हाउस प्रॉपर्टी पे जब हम पहुंचते हैं बच्चे तो हमने देखा कि हमें यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी, जो हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी है ना उसका एड्रेस हमारे को डालना है। तो हमने एड्रेस डाल दिया यहाँ पे। फिर हमने उसको कौन से टाउन में, कौन सी स्टेट में, कौन सी कंट्री में, ये डाल दिया, पिन कोड डाल दिया। उसके बाद ये डालना है कि ओनर कौन है उस प्रॉपर्टी का, तुम हो कोई और है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन में देखा कि तुम हो, कोई माइनर है, तुम्हारा हस्बैंड या वाइफ है, या कोई और है ओनर उस प्रॉपर्टी का। तो हमने कहा यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था मखीजा की अपनी प्रॉपर्टी है, तो हमने सेल्फ में डाल दिया। अगर कोई और है तो स्पेसिफाई करो। कहते हैं इज द प्रॉपर्टी को ओन्ड, मतलब एक से ज्यादा लोगों के नाम पर है प्रॉपर्टी। तो अगेन आपको येस और नो लिखना है, तो आप ड्रॉप डाउन में चेक करोगे यहाँ पे यस या नो। तो इसमें क्वेश्चन में गिवन था कि सिर्फ मखीजा के नाम पर है, श्रीनाथ एस मखीजा के नाम पर। तो इसलिए यहाँ पर हमने नो सिलेक्ट कर दिया कि प्रॉपर्टी को ओन्ड नहीं है। फिर आगे बच्चे कहता है कि प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, राइट। जब प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है बच्चे, तो ऐसे केस में आप ये बात तो समझते हो कि, एक मिनट देखो इसने पूछा है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी कैसी है। फिर हम ड्रॉप डाउन में चेक करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, डीम टू बी लेट आउट है। हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड थी तो हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड डाल दी। मतलब टेनेंट तो है नहीं, टेनेंट नहीं है तो टेनेंट की कोई डिटेल्स नहीं डालनी है यहाँ पे। टेनेंट नहीं है तो इसका मतलब हमारे को कोई रेंट नहीं रिसीव हो रहा, तो ग्रॉस रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। तो अब बच्चे यहाँ पर कहता है कि ये बताओ एनुअल वैल्यू नील आएगी क्योंकि यहाँ पे जीरो आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होती है बच्चे वो हमेशा नील आती है सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में, तो जीरो आ गई। म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करने अलाउड नहीं होते, ठीक है, तो टैक्सेस भी हमने कुछ नहीं लिखे। और कब माइनस करने अलाउड नहीं होते म्यूनिसिपल टैक्सेस? जब हमारा केस सेल्फ ऑक्यूपाइड का होता है। फिर हमारे एनएवी नील आ गया जीरो, तो हमने एनएवी नील लिख दिया। अब जब एनएवी नील आ गया बच्चे, उसमें से हमारे को 30% का जो डिडक्शन होता है वो करना अलाउड नहीं होता अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस हो। तो यहाँ पर भी हमारा जीरो आ गया। हमारे को 24A के डिडक्शन और 24B का जो डिडक्शन होता है उसमें 24A का डिडक्शन जो 30% ऑफ एनएवी होता है, जब एनएवी ही जीरो है तो 30% ऑफ एनएवी भी जीरो ही आएगा, यहाँ पे जीरो लिख दिया। अब 24B का डिडक्शन हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। बच्चे क्वेश्चन में तो ये आपका 4,95,000 गिवन था, बट यहाँ पर ये मैक्सिमम 2 लाख ही लेगा वैल्यू, क्योंकि ये इसकी अपर लिमिट है कि आप अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है आपका तो आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इससे ज्यादा नहीं दिखा सकते, तो आपने 2 लाख दिखा दिया। अब देखो बच्चे ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी नील है, उसमें से आपको माइनस करना है 30% ऑफ एनएवी, तो वो भी जीरो है।
और उसमें से आपको माइनस करना है 2 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो 0 में से आप 2 लाख माइनस करोगे तो फिर माइनस 2 लाख आ जाएगा ना, मतलब बेसिकली अब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दिखा रहा है ये कि 2 लाख का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है। तो कहता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी है, 2 लाख का लॉस। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर हमारा 2 लाख का लॉस आ गया और अब हमारा ये वाला पेज खत्म हो गया। तो अब इस पेज को खत्म होते ही हम इसको वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट होते ही ये नेक्स्ट पेज पे हम चले जाएंगे कैपिटल गेन्स पे। कैपिटल गेन आपको पता है आपके क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं था, राइट बच्चे, कुछ भी गिवन नहीं था आपके क्वेश्चन में कैपिटल गेन का। तो बच्चे कैपिटल गेन के बाद हम नेक्स्ट आते हैं शेड्यूल 112 ए में। आपके क्वेश्चन में शेड्यूल 112 ए आपका सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स इन कंपनी से रिलेटेड होता है, ये भी आपका गिवन कुछ नहीं है क्वेश्चन में। फिर हम आते हैं शेड्यूल 115 एडी, ये है आपका फॉर नॉन रेजिडेंट्स फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन कंपनी और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, ये भी हमारे क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है। फिर हम आते हैं अदर सोर्सेज पे। ये मैं बच्चे कहाँ से कह रही हूँ कि इससे नेक्स्ट कहाँ पे आ रहा है, इससे नेक्स्ट ये टैब्स, नीचे आप ध्यान दीजिएगा मेरा कर्सर कहाँ पर है, ये टैब्स चल रहे हैं हमारे। कैपिटल गेन के बाद ये वाला टैब आया, फिर ये, अब अदर सोर्सेज पे आ गए हैं हम। ठीक है बच्चे, तो अब अदर सोर्सेज की इनकम तो हमारे को गिवन थी क्वेश्चन में, क्या दे नहीं रखा था हमारे को कि पंजाब नेशनल बैंक में एफडी कराई थी, वहां से इंटरेस्ट आया, सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आया, तो वो सब अदर सोर्सेज तो है। तो देखिए बच्चे यहाँ पे हमने देखा डिविडेंड क्रॉस, यहाँ पे कुछ नहीं गिवन, इंटरेस्ट दे रखा है, सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आया था 18,400 का, लिख दिया। और कह रहे हैं फ्रॉम डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स मतलब एफडी हो गया हमारा, एफडी भी फिक्स डिपॉजिट ही होती है ना, तो यहाँ पे आ जाएगी डिपॉजिट्स में। तो डिपॉजिट से हमारे को 30 लाख रुपए आए। 30 लाख क्यों आया, तो इंटरेस्ट हमारा ये कह रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक इतना आया और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स 30 लाख आया तो 27 लाख का था, बट वो टैक्स कटने के बाद 27 लाख का आया था। ओरिजिनल अमाउंट उसकी 30 लाख थी, यहाँ पे ओरिजिनल अमाउंट लिखते हैं, ग्रॉस अमाउंट। तो 30 लाख लिख दी, 30 लाख प्लस 18,400, टोटल कितना हो गया हमारा इंटरेस्ट, हमारा हो गया 30 लाख 18,400 बच्चे। फिर फर्दर ये कहता है बाकी की ये जो भी इनकम ऑफ नेचर रेफर टू दिस, ये सारी इनकम्स कुछ भी दे नहीं रखी अदर सोर्सेज की, सबको 0 लिख के फिर आगे बोल रहे हैं इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स, ऐसी कोई इनकम अदर सोर्सेज की दे रखी है, नहीं, कुछ नहीं दे रखा, 0 यहाँ पे भी 0, सारे जगह हमारे को 0 डालते हुए हमारा हम यहाँ पे पहुंच गए। अब बच्चे यहाँ पे आ जाओ, ये कह रहे हैं नेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितनी आ रही है, 30 लाख 18,400। फिर कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितनी आ रही है, ये आ रही है। फिर कहता है कि इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपकी टोटल आ गई 30 लाख 18,400। हमारा ये वाला पेज पे इतनी ही एंट्रीज होनी थी, फिर हमने इस पेज को वैलिडेट कर दिया। वैलिडेट होने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, वैलिडेट होते ही सेव हो गया, फिर हम इस पेज पे आ गए। अब कह रहा है ये पेज किससे रिलेटेड है, आपका सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस से रिलेटेड है। तो ये कह रहा है कि लॉस टू बी सेट ऑफ, फिल दिस रो ओनली इफ कंप्यूटेड फिगर इज नेगेटिव। तो कौन सा लॉस हमें सेट ऑफ करना था, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हमारे को सेट ऑफ करना था, 2 लाख का हमारे को लॉस हाउस प्रॉपर्टी से आया था। फिर कह रहा है सैलरीज से हमारी कितनी इनकम थी, इतनी इनकम थी। अब सैलरीज में से इसने हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सेट ऑफ कर दिया 2 लाख को। अब बच्चे एक बात बताएं, अब 48,99,000 में से ये जब अमाउंट हमारी सेटअप होगी तो हमारी बच्ची कुछ ही अमाउंट इतनी आ जाएगी, ठीक है। और बच्चे क्या दे रखा है इसने, नेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चार्जेबल एट नॉर्मल रेट्स, वो हमारी अदर सोर्सेज वाली इनकम जो दे रखी है वो हमने यहाँ पे लिख दी। तो कहता है टोटल लॉस सेट ऑफ कितना हो गया, इतना हो गया जितना हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था 2 लाख। ठीक है बच्चे, उसके बाद ये कह रहा है सैलरीज हमारे बच्चे कुछ इतनी है और फिर कह रहा है नेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमारी इतनी है। तो करंट ईयर इनकम रिमेनिंग आफ्टर सेट ऑफ वो कितनी होगी बच्चे, वो होगी हमारी इस अमाउंट में हमने जब ये वाली अमाउंट ऐड कर दी तो हमारी बच्ची कुछ आ गई करंट ईयर इनकम रिमेनिंग आफ्टर टोटल सेट ऑफ टोटल। अब इस पेज को भी हम बच्चे
ये पेज हमारा हो गया, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज की टुवर्ड्स मूव करेंगे। ये पेज है हमारा, CFL लिखकर नीचे आता है कैरी फॉरवर्ड वाला, कि कैरी फॉरवर्ड कितना लॉस किया है आपने। तो कैरी फॉरवर्ड तो कोई लॉस किया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो हम और आगे बढ़ेंगे। फिर नीचे के टैब देखेंगे, नीचे आता है ये डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन सी करी है। अब बच्चे यहाँ पर ये कह रहे हैं कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर, आगे बढ़ जाओ। तो चलिए हम 80D पे पहुंच गए। अब बच्चे 80D की जो इन्वेस्टमेंट है क्या है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो उसने पे किया था हेल्थ इंश्योरेंस पे, वो 28,000 रुपए पे किया था, है ना बच्चे। तो यहाँ पे उसने 28,000 लिख दिया, बट 28,000 यहाँ पे किया था बच्चे, बट तो ये सेल्फ एंड फैमिली है, इसमें हमारी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 25,000 रुपए, 25,000 ही लेगा। देखिए बच्चे, सबसे पहले आप यहाँ पे भरोगे whether you or any of your family member excluding parents is a senior citizen। क्या आप या आपकी फैमिली मेंबर, पेरेंट्स को छोड़ दो अपने, कोई सीनियर सिटीजन है, 60 साल या 60 साल का अबव है, तो आप कहोगे नहीं ना, तो हम कोई 60 इयर्स के हैं ना हमारे कोई फैमिली मेंबर 60 इयर्स का है। अगर हम अपने पेरेंट्स को छोड़ दें, तो यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन आ रहा था येस और नो का, आपने नो को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आपका फैमिली के लिए, आपने अपने और फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जो ले रखा था वो 28,000 का ले रखा था, यहाँ पे आपने 28,000 डाल दिया। जैसे आपने यहाँ पे 28,000 डाला, तो यहाँ पे सेल्फ एंड फैमिली की लिमिट 25,000 खुद आ गई, क्योंकि 25,000 से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ठीक है, यहाँ पे आ गई। फिर आगे इसने पूछा वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन, तो हमने यहाँ पे लिखा नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स। हम पेरेंट्स के लिए यहाँ पर दे ही नहीं रखा, हमने पेरेंट्स के लिए कहीं पे क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं था कि मखीजा जी ने पेरेंट्स के लिए कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं था। तो उसने लिख दिया नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, हम ये डिडक्शन पेरेंट्स के लिए मांग ही नहीं रहे। तो फिर कुल मिला के 28,000 रुपए इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, बट डिडक्शन से 25,000 का मिलेगा। तो लास्ट में 25,000 की अमाउंट आ गई, एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन। अब बच्चे आगे कहते हैं 80G की डिडक्शन। 80G की डिडक्शन आपकी कौन सी होती है, डोनेशंस की, वो तो यहाँ पे दे ही नहीं रखा, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट कहते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर दिस सेक्शन। ये यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। अब हम आ गए हैं अंडर दिस शेड्यूल 61A। शेड्यूल 61A मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ दी क्लास बताया था, इसमें हम डिडक्शंस पढ़ते हैं। डिडक्शंस की जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो हमारी इस पेज पे होगी। तो अब इस क्वेश्चन में आपको 80C की डिडक्शन दे रखी थी, श्रीनाथ मखीजा जी ने 80C के अंदर इन्वेस्ट कर रखा था 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया, और 1.5 लाख रुपए हमारे यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर अच्छा, एक चीज और यहाँ पे लिखा हुआ है, वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 जुलाई 2020 फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग एनी डिडक्शन अंडर पार्ट बी और चैप्टर 61A। तो कहते हैं जब आपका प्रीवियस ईयर खत्म हो गया था 31 मार्च 2020 को, उसके बाद आपने क्या कोई भी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट करी है डिडक्शन क्लेम करने के लिए, तो यहाँ पर आप येस या नो लिखोगे। हमारे क्वेश्चन में ये नो है। ठीक है बच्चे, अब 80C की रिडक्शन हमारे क्वेश्चन में हमने दे रखी है, 1.5 लाख की उसको मिली है। 80CCC जो पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड होती है, वो हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो 0 ले ली। 80CCD1 की जो थी हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, 0 ले ली। 80CCD सबसेक्शन 1B की कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे हमारी 50,000 की मेंशन थी डिडक्शन, तो हमने यहाँ पे 50,000 की ले ली। फिर कहते हैं 80CCD सबसेक्शन 2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द एम्प्लॉयर, यहाँ पे 0 ले ली क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं थी। फिर 80D, अब याद करो बच्चे 80D की तो क्वेश्चन में मेंशन थी ना हमारे को। अब इसके लिए यहाँ पे ब्लू से लिंक के फॉर्म में दे रखा है 80D की, क्योंकि ये डायरेक्टली अमाउंट यहाँ पे नहीं लेता। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, ये कह रहा है ना प्लीज फिल 80D शेड्यूल, दिस फील्ड इज ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम शेड्यूल 80D। तो हमने उस पर क्लिक किया, तो ये वही है जो अभी हम भर के आए थे। अगर किसी ने पहले ना भरा हो तो वो अब भर दे। तो यहाँ पर हमने कह दिया कि हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स को छोड़ के कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है, नो क्लिक कर दिया। फिर हमने यहाँ पे जितना हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था 28,000 डाल दिया, फिर उसकी अपने आप लिमिट 25,000 आ गई। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, फिर 25,000 लिमिट आ गई। फिर हम यहाँ पे वैलिडेट करेंगे और फिर हम बैक उसी पे चले जाएंगे हमारे 61A पे। यहाँ पे 25,000 हमारी और 25,000 यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। फिर बच्चे
80DD की यहाँ पर हमारे पास कोई वो नहीं थी, 80DD इन सब में से किसी के भी हमारे को कोई डिडक्शन गिवन नहीं थी तो नहीं लिखी। 80QQB की भी नहीं थी। फिर हमारे को 80TTA जो सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट आता है उसकी 18,400 दे रखी थी, बट हमारे को क्लेम कितनी करनी है, सिर्फ हम 10,000 रुपए की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब आप ये बोलोगे कि मैम यहाँ पर भी तो 28,000 था, तो यहाँ पे 28,000 और 25,000 यहाँ पे आना चाहिए था, बट बच्चे जब हमने इस शेड्यूल में भरा ना, जब इस पे क्लिक करके इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी 25,000 की वैल्यू ली, और यहाँ पर हमारे को मैनुअल भरना है तो हमने यहाँ पर 18,400 ली कि एक्चुअल में तो इसने 18,400 की क्लेम करने की कोशिश करी कि मैंने सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट 18,400 पूरे साल में मिला है तो उसकी डिडक्शन मिले, बट डिडक्शन कितनी मिली, सिर्फ 10,000 की अंडर सेक्शन 80TTA। फिर बच्चे हमारे को सारी इन डिडक्शंस को ऐड कर देना है, 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000, तो हमारी टोटल आ गई यहाँ पर ये 2,35,000। और यहाँ पर उसने क्लेम कितनी करी थी, वो क्लेम उसने करी थी 2,43,400, मिली कितनी आउट ऑफ दैट 2,35,000। फिर वो फिर से वैलिडेट कर देगा इस पेज को और फिर वैलिडेट करके नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा। अब ये क्या है, इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, स्पाउस, माइनर चिल्ड्रन इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ द एसएससी, मतलब ये क्लबिंग वाला है। क्लबिंग वाला हमने देखा था कुछ भी ऐसा दे ही नहीं रखा था जिसमें हम क्लबिंग करें क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्लबिंग का कुछ भी दे नहीं रखा, तो हम फर्दर आगे मूव कर जाएंगे। टैब्स देखते जाइए, मैं किन टैब्स पे मूव कर रही हूँ। नेक्स्ट कहते हैं बच्चे डिटेल्स ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम की डिटेल्स बता रहा है ये कि कौन कौन सी हैं। तो एग्जेम्प्टेड इनकम्स कह रहा है कि हमारे क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं थी, इसलिए इस टैब से भी आप आगे मूव कर जाओ। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टैब पे आते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में नीचे पीटीआई लिखा है। क्या है ये, पास थ्रू इनकम डिटेल्स फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड एज पर सेक्शन 115 यूए 115 यूबी। इस बारे में भी क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए हम नेक्स्ट पे मूव कर गए बच्चे। नेक्स्ट आपका FSI, डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स रिलीफ। इस बारे में भी क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, नेक्स्ट पे मूव कर गए। अब ये कहता है, हमने यहाँ पर TR वाला सिलेक्ट किया है टैब, ये कह रहा है समरी ऑफ टैक्स रिलीफ क्लेम्ड फॉर टैक्सेस पेड आउटसाइड इंडिया अवेलेबल ओनली इन केस रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बच्चे इसके अंदर भी हमारे को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हम नेक्स्ट पे मूव कर गए। फिर कहता है ये information regarding appointment of receipts between spouses governed by Portuguese civil code, ये भी कोई इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो इसलिए हम नेक्स्ट पे मूव कर गए। नेक्स्ट कहता है बच्चे AL टैब है। AL का मतलब है आपका एसेट एंड लाइबिलिटीज टैब। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर एप्लीकेबल इन केस वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख। तो यहाँ पे पूछते हैं डू यू ओन एनी इमूवेबल एसेट, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा यस और नो में से कुछ करने का, तो हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, हम यहाँ पे ना यस और नो में से सिलेक्ट करेंगे, तो उसने कहा कि यस वी ओन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो हिला ना सके ऐसी प्रॉपर्टी ओन करते हैं। तो फिर अब ये पूछता है डिटेल दो ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। कहता है क्वेश्चन में गिवन था बच्चे, मैंने लास्ट में आपको दिखाया था, कह रहा था कि हमारे पास एक तो हाउस प्रॉपर्टी थी, बना बनाया घर, और एक प्लॉट पड़ा था लैंड, दो चीजें हैं। तो उसका दोनों का इन्होंने एड्रेस ले लिया पूरा यहाँ पर, और स्टेट कौन सी स्टेट में कौन सी कंट्री में पिन कोड ले लिया, और उनकी अमाउंट ले ली। ठीक है बच्चे, उसके बाद कहता है अब मूवेबल ऐसे, ये तो इमूवेबल जो हिलाया नहीं जा सकता उसकी डिटेल ली। अब कहता है इमूवेबल एसेट की डिटेल दो, तुम्हारे पास कोई ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स वगैरह हैं, कैश इन हैंड है, इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, क्या क्या है। तो ये कहता है ज्वेलरी है, ज्वेलरी की इसने वैल्यू लिख दी, कितनी है ज्वेलरी की वैल्यू वो इसने मेंशन कर दी। उसके अलावा इसने बोला कि हाँ मेरे पास कैश इन हैंड है 83,600 का। ठीक है बच्चे, और इसने कहा लाइबिलिटीज मेरे पास कोई नहीं है, जीरो है। तो यहाँ तक इसने सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दी। इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद वैलिडेट करोगे आप, क्योंकि इंफॉर्मेशन को सेव करोगे, और फिर आप नेक्स्ट टैब पे भरोगे। नेक्स्ट टैब पे बच्चे अब आपके पास ये सारी चीजें भर के आएंगी। कहते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, प्लीज नोट दैट कैलकुलेटेड फील्ड्स इन विच
which in white are picked up from other schedules and are not to be entertained. कहते हैं व्हाइट में जो भी शेड्यूल्स दे रखे हैं उनको आपको वो भर कर आया है, अभी तक आपने जितने पेज भरे हैं ना उनकी समरी है ये व्हाइट में जो दे रखी है, उनको आपको छेड़ना नहीं है, ये कह रहा है इसमें। ये पार्ट बी है आपकी टोटल इनकम का, तो ठीक है हमने ये सब नहीं छेड़ा। इसमें क्या क्या दे रखा था, दे रखा था कि सैलरी से इतनी इनकम हुई, कह रहा था हाउस प्रॉपर्टी से हमारी इनकम 0 हुई क्योंकि जो लॉस हुआ था उसको हमने सेट ऑफ कर दिया था सैलरी इनकम से। फिर कैपिटल गेन से कह रहा है 0 इनकम हुई, फिर अदर सोर्सेज से कह रहा है इतनी इनकम हुई, फिर कहता है टोटल ऑफ हेडवाइज इनकम इतनी हुई हमारी, फिर कह रहा है लास्ट ईयर का करंट ईयर से सेट ऑफ वगैरह करके ये सब जो भी हमारी इंफॉर्मेशन अभी तक आती जा रही थी वो इसने यहाँ पे भर दी है कि टोटल ऑफ एडवाइस इनकम, लॉसेस ऑफ करंट ईयर सेट ऑफ अगेंस्ट दिस, फिर बैलेंस आफ्टर सेट ऑफ इतना बच गया, फिर उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम इतनी, ऐसे ऐसे करके डिडक्शंस की वैल्यू कितनी आई थी, जितने हमारे पेजेस का जो हमारा लास्ट का टोटल था वो सब इसमें डाल दिया। ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद कहते हैं जब ये सारा ब्लू वाला पार्ट हमारा देख लिया हमने, कह रहे टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 89, तो यहाँ पे 0 है, हम कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चे ये सारी इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी फिल्ड आएगी, हमारे को क्या भरना है जो रेड में अब यहाँ पे आ गया, कहते हैं डू यू हैव अ बैंक अकाउंट इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट्स क्लेमिंग रिफंड विद नो बैंक अकाउंट इन इंडिया मे सिलेक्ट नो। तो हमारे लिए तो भैया हमारे पास बैंक अकाउंट यस है, ठीक है। तो कहते हैं डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट हेल्ड इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कहता है बैंक की डिटेल्स दो कि कौन से बैंक की डिटेल्स क्या है, जिस बैंक का अकाउंट आपके पास, मान लीजिए आपके पास किसी भी बैंक का अकाउंट है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है तो उसकी डिटेल्स दो, तो आप उसका IFS कोड दोगे, यहाँ पे लिख दोगे, फिर आप उसका नाम लिखोगे बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जैसे जो क्वेश्चन में दे रखा है ये सारा, फिर अकाउंट नंबर डालोगे, फिर यहाँ पे आप टिक मार्क करोगे, कहते हैं इंडिकेट द अकाउंट इन विच यू प्रेफर टू गेट योर रिफंड क्रेडिटेड, अगर आपका इनकम टैक्स का रिफंड बना तो किस बैंक अकाउंट में चाहोगे कि आ जाए, तो आप इसी में यहाँ पे क्लिक कर दोगे कि मैं इसमें चाहूंगा, क्लिक कर दिया आपने, देखो बच्चे क्लिक करा आपने, यहाँ पे अब मैंने हटा दिया है और ये आ गया, ठीक है, क्लिक कर दिया आपने। फिर यहाँ पर ये कह रहे हैं डू यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होल्ड as beneficial owner, beneficial or otherwise any asset located outside India, यहाँ पे आपने no कर दिया, और you have signing authority in an account located outside India or have income from any source outside India, यहाँ पे आपने no कर दिया क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग no होगा। और बच्चे फिर उसके बाद हम यहाँ पे वैलिडेट करेंगे, इसे वैलिडेट करके हम पहुंचेंगे नेक्स्ट पेज पे, IT का पेज। अब ये कहता है इसमें अभी तक तुमने क्या क्या इनकम टैक्स भरा है, तो कहता है कि इतना इनकम टैक्स हम ऑलरेडी भर चुके हैं, कितना 98,000, और ये कितना है, जितना ये दे रखा है अमाउंट, हमने इतना इनकम टैक्स अभी तक भर दिया है। तो कह रहा है कि कुल मिला के इतना इनकम टैक्स हम अभी तक भर चुके हैं। तो जो, क्योंकि आपको याद है ना इसमें एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स दे रखा है कि एडवांस टैक्स इसने 98,000 दिया था और सेल्फ असेसमेंट टैक्स इतना पे किया था, तो जितना उसने भर दिया था अब तक का टैक्स वो उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना जा चुका है, बच्चा कुछ ये पे करेगा। ओके, वैलिडेट कर दिया और उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे, TDS पे। अब TDS कितना कितना काटा, एक तो एम्प्लॉयर ने काटा और एक पंजाब नेशनल बैंक ने FD पे काटा। तो यहाँ पर आप लिखोगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के लिए अकाउंट टैन नंबर होता है बच्चे, जो टैक्स डिडक्शन होती है वो टैन नंबर से होती है, तो टैन नंबर होता है एम्प्लॉयर का, जो आपका टैक्स काट रहा है उसका टैन नंबर होता है एम्प्लॉयर का, तो आप एम्प्लॉयर का टैन नंबर क्वेश्चन से देख के लिखेंगे, नेम डालेंगे, एम्प्लॉयर का कृष्णा था ना, और यहाँ पे आप डालेंगे कि उसने कौन सी इनकम पर टैक्स काट के दिया, सैलरी दे रहा था वो आपको, उस सैलरी आपकी इतनी बन रही थी, इस पे उसने TDS काट के दिया, तो सैलरी का अमाउंट आपने इतना लिख दिया, फिर उसने कितना TDS काटा वो आपने यहाँ पे लिख दिया, टोटल इतना आ गया। फिर आगे चल के उसने आपने ये बताया कि TDS के केस में आपने यहाँ पे लिखा सेल्फ अदर पर्सन, सेल्फ कहता है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इनकम, सेल्फ की इनकम पे कितना, कहता है टैन नंबर डिडक्टर का ये था, और अब ये
पंजाब नेशनल बैंक से जो हमारा डिडक्शन हुआ था ना 3 लाख रुपए के टीडीएस का, 30 लाख रुपए की इनकम बन रही थी, इंटरेस्ट इनकम पंजाब नेशनल बैंक की एफडी पे, और उसने 3 लाख रुपए इंटरेस्ट काट दिया था। तो कहते हैं 3 लाख डिडक्टेड इन ओन हैंड्स, यहाँ पे 3 लाख लिख दिया हमने। फिर कहते हैं क्लेम्ड इन ओन हैंड्स, फिर यहाँ पे हमने यही अमाउंट लिख दी। और उसके बाद कहते हैं ग्रॉस अमाउंट कितनी थी, 30 लाख। तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमारी यहाँ पर लिख दी हमने 0। तो बच्चे ऐसे करके यहाँ पे हमने टीडीएस का लिख दिया कि हमारा कितना टीडीएस कटा। ठीक है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर थी, ये हमें मेंशन करना था। ये जो हमारा अभी हमने पंजाब नेशनल बैंक की हमने कितना हमारे हाथ में टीडीएस कटा है, ये जो हमने सिलेक्ट किया है वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये हमारी एफडी का इंटरेस्ट आता है, ये हमें सिलेक्ट करना था। ठीक है बच्चे, और ये ग्रॉस अमाउंट इसने कितनी दे रखी है, 1 मिनट। चलिए, तो अब बच्चे हमारा टीडीएस कितना कटा हमें पता चल गया कि 3 लाख टीडीएस यहाँ पे कटा है, और बाकी हमारा एम्प्लॉयर ने काटा है जो जहाँ पे हम जॉब करते थे। तो हमारा वो कुल मिला के टीडीएस का अमाउंट हो गया, वो भी हमने भर दिया। और उसके बाद हम बच्चे नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएंगे, टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। इस बारे में हमारे क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं था। ठीक है बच्चे, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वेरिफिकेशन। कहते हैं वेरीफाई करो आई श्रीनाथ एस मखीजा, ये हमारा ऑटो जनरेटेड आई है, सन डॉटर ऑफ, यहाँ पे आप लिख दोगे अपना, यहाँ पे इंफॉर्मेशन भर दोगे, फादर का नाम। फिर सोलोमनी declared that the best of my knowledge and belief the information given in return and the schedules thereto is correct and complete and in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961. I further declare that I am making the return in my capacity as, मेरी कैपेसिटी क्या है बच्चे, मैं सेल्फ हूँ, रिप्रेजेंटेटिव हूँ, करता हूँ, ऑथराइज सिग्नेटरी हूँ, मैं तो खुद भर रहा हूँ अपनी रिटर्न, तो मैं सेल्फ लिखूंगा। देन आई एम फिर I am also competent to make it return and verify it. I am holding permanent account number. आप अकाउंट नंबर डाल दोगे अपना, पैन नंबर मतलब पैन नंबर आप डाल दोगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ तक का आपका सारा इंफॉर्मेशन हो गया। अब उसके बाद बच्चे आप इसको भी वैलिडेट कर दोगे। वैलिडेट करने के बाद अब आप लास्ट पेज पे आ जाओगे, समरी। अब आपकी समरी बन के आ गई है। समरी क्या बन के आई है, नेम श्रीनाथ एस मकीजा, पैन नंबर ये है, सन डॉटर किसके हैं, इसके, वेरिफिकेशन पैन नंबर ये है, वेरिफिकेशन डेट ये है, शेड्यूल क्या है, सैलरी से इनको इतनी की इनकम हुई, हाउस प्रॉपर्टी से इतने का लॉस हुआ, ऐसे ही उनका बाकी सारे जो भी दे रखी हैं इंफॉर्मेशन, जितने हमारे पेजेस हमने अभी पढ़ाए थे मैंने आपको, वो सारे एक एक करके पेजेस इन्होंने बता दिए, उनकी वैल्यू बता दी। फिर कहता है कि अब इसको लास्ट में आपने क्या करना है, सेव एक्सएमएल पे क्लिक करना है और आपकी एक्सएमएल शीट जनरेट हो जाएगी। अब ये तो हमारी ऑलरेडी जनरेटेड है इसलिए ये कर नहीं रहा, वरना जनरेट हो जाती। ठीक है बच्चे, एंड दैट्स इट। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भरने का यही तरीका था। मैंने आपको एक एक पॉइंट बहुत क्लियरली समझा दिया है। अब मैं क्वेश्चन आंसर्स देख रही हूँ आपके, और उसके बाद हम क्लास ओवर करेंगे। दिव्यांशी ने पूछा है, मैम अब पेपर पोस्टपोन हो गए हैं तो इनकम टैक्स के रूल्स या सेक्शंस में चेंजेस होंगे क्या? नहीं होंगे बच्चे, जो आपको पढ़ाए हैं वो ही होगा। आपको सारा अपना प्रीवियस ईयर 2019-20 और असेसमेंट ईयर 2020-21 के हिसाब से पढ़ना है। वही एग्जामिनेशन के लिए भी आपका असेसमेंट ईयर उसी हिसाब से रहेगा। आपका असेसमेंट ईयर एग्जामिनेशन के लिए आपका 2020-21 ही रहेगा और प्रीवियस ईयर 2019-20 ही रहेगा। एक आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चे, जो भी आपके ये चैप्टर्स हैं इनकी पीडीएफ्स आपकी आज शाम तक अपलोड हो जाएंगी। वो सारी पीडीएफ्स वन ड्राइव पे अपलोड होंगी, आप लोग चेक कर लेना, डेफिनेटली आज अपलोड हो जाएंगी। आफरीन ने कहा है, मैम मेरा लेट एडमिशन है, आई मिस माई सिलेबस, आई डोंट हैव एनी स्टडी मटेरियल, आई नीड योर हेल्प। तो बच्चे आप जितनी भी मेरी वीडियो लेक्चर्स है ना, ये आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड पे अवेलेबल होंगे, वहां से आप देख लीजिएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। स्टडी मटेरियल आपका एसओएम की वेबसाइट पे गिवन होगा, वहां से आप देख लीजिएगा इनकम टैक्स का और बाकी सब्जेक्ट्स का। बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपके जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं इस वक्त, वो सारे आपके ऑनलाइन लेक्चर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड पे या कहीं पर एसओएल वेबसाइट पे, आप ढूंढ लीजिएगा कहाँ अवेलेबल है, वो आप सब देखना, आपका रिवीजन हो जाएगा। अब तो वैसे भी एग्जाम्स लेट हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो।
स्वीटी कुमारी ने बोला है मैम अगर एग्जाम जब लेट हैं तो क्या हमारे को गिरीश आहूजा बुक के सारे टॉपिक्स कवर करने होंगे या सिर्फ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग? बच्चे सिर्फ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कवर करने होंगे। गुलशन ने पूछा मैम एग्जाम पोस्टपोन कब तक हुए हैं? बच्चे मार्च में होंगे आपके एग्जाम्स अब। स्वीटी कुमारी ने बोला है मैम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंपल्सरीली है, ये हमेशा लगाना होता है? हाँ बच्चा, हमेशा लगाना होता है ये। निशा ने पूछा है मैम एग्जाम पोस्टपोन हो गए क्या? 12 दिसंबर से जो एग्जाम होने वाले थे नहीं होंगे क्या? मैम प्लीज आंसर। हाँ बच्चे, आपके एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं। जो 12 दिसंबर से होने वाले थे वो अभी नहीं हो रहे हैं, पोस्टपोन होके वो मार्च में होंगे। नाउ दैट यू ऑल नो कि आपके एग्जाम्स अभी नहीं हो रहे और मार्च में हो रहे हैं, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। बहुत प्रैक्टिस कीजिए इनकम टैक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है बच्चे। शिवानी ने पूछा मैम सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या होता है? बच्चे ये तो मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी में कितनी बार बता दिया था, जिसका मतलब कि ये होता है कि हाउस प्रॉपर्टी आपके पास कोई है और आपने टेनेंट नहीं रख रखा, आपने खुद ओन, मतलब खुद आप ओनर बन के वहां पे अपना सामान रख के बैठे हुए हो, तो ऐसे केस में हम कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड है। शिवानी ने पूछा मैम डिडक्शन क्या होती है? बच्चे मैं डिडक्शन का चैप्टर करा चुकी हूँ, आपने शायद क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं। एक और बच्चे, ये जो मैंने आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी सिखाई है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगी, ये सिर्फ आपके सिलेबस का पार्ट था। बेसिकली ये जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करनी मैंने आज सिखाई है, जिसको हम ई फाइलिंग कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ये बच्चे इसका ना मतलब जो रेगुलर वाले बच्चे होते हैं उनके लिए उनका ई फाइलिंग का प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट किया जाता है 20 नंबर का। बट आप एसओएल में पढ़ रहे हो तो आपका ई फाइलिंग का प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा, तो इसीलिए आप लोगों के लिए ये ई फाइलिंग रेलेवेंस नहीं रखता ज्यादा। बस आपको आना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है और आप आने वाली लाइफ में इसको यूज करोगे कि आपको रिटर्न फाइल करनी आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको सिखा दिया। और ई फाइलिंग से आपको थ्योरी एग्जाम में आएगी नहीं आएगी उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, थ्योरी आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, तो आप सेफर साइड ई फाइलिंग की थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के जाना। बट हाँ, प्रैक्टिकल आपका ये जो ई फाइलिंग का आपको करके दिखाना हो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका ई फाइलिंग का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा। ठीक है बच्चे, दैट्स इट फॉर टुडे। अब मैं इससे ज्यादा कोई डाउट्स नहीं ले सकती हूँ बिकॉज आई हैव टू ओवर द क्लास, इट्स ऑलरेडी 11:30 अराउंड। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ये आपकी लास्ट क्लास थी, आज रात तक आपको पीडीएफ्स अपलोड हो जाएंगी जो जो यहाँ पे मैंने पढ़ाया है उस सबकी। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।